गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखने वाले हैं पीएनएसटी के सिलेबस के बारे में। अभी आप जानते हो कि 31 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, 31 से, और लास्ट डेट क्या है 14 अगस्त तक रखी गई, क्योंकि 15 अगस्त को आप 15 अगस्त मनाओगे, इंडिपेंडेंट डे मनाओगे। इसलिए व्यापम ने भी सोचा कि बच्चों को क्या करते हैं, 15 अगस्त के दिन फ्री रखते हैं। इसीलिए आपकी जो डेट है 31 तारीख से लेकर के कब तक है, 14 अगस्त रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ में गाइस व्यापम ने रूल बुक में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पीएनएसटी जीएमएनएसटी का सिलेबस दिया है, जीएनटी पीएनएसटी का, है ना, ये सिलेबस दिया है। इस सिलेबस की अगर बात करें, इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था गाइस, किसका, एएनएम का, लिखा हुआ है एएनएम एएनएम का भी नोटिफिकेशन आया था। सेम टू सेम दोनों अगर पीडीएफ का आप अगर कंपैरिजन करोगे तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं ये कहूं कि व्यापम ने जो एएनएम का, अगर आप देख सकते हो यहाँ, एएनएम का जो पीडीएफ थी या एएनएम की जो पीडीएफ थी, सेम उसको कॉपी पेस्ट करके किसमें लगा दिया, पीएनएसटी में लगा दिया, जीएनटी के इसमें लगा दिया, कोई अंतर नहीं। अब उसमें भी क्वेश्चन सेम है, सेम पेपर हो रहा है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो गाइस आप जानते हो कि पहले तो ये जो पेपर हो रहा था आपका 5 सब्जेक्ट थे, ये सालों क्या क्या था इस 5 सब्जेक्ट में मैं बात करूंगा। आपका फिजिक्स, दूसरे नंबर पे आपका केमिस्ट्री, तीसरे नंबर में बायो में भी 2, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, उसके बाद में चौथे, ये 3 हो गए, 3 4 हो गए, उसके बाद में एक हम बात करेंगे इंग्लिश। ये सब्जेक्ट था, ये सब। अब ये सब्जेक्ट में सब कितने हो गए, ये 3 सब्जेक्ट, एक इसमें से बॉटनी ले लो और एक ये हो गया, बायो के 2 पार्ट थे, बॉटनी और जूलॉजी, मतलब 4, और इंग्लिश कितना हो गया 5। अब 5 सब्जेक्ट आपके आते थे गाइस, कितने नंबर के, 30 नंबर। टोटल कितना हो गया, 150 नंबर का आपका पेपर होता था। 2 घंटे का आपका समय था, 150 नंबर का आपका पेपर होता। परंतु ये सब चीजें व्यापम ने क्या की, व्यापम ने कहा कि भैया हम इसको कुछ मानेंगे, क्या करेंगे, इसको कुछ मानने वाले हैं नहीं। हम बोले नया सिलेबस देंगे। बोले बच्चे इसको सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों ने सिलेबस पूरा रट लिया होगा, और हम बच्चों का सिलेक्शन चाहते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों का अगर सिलेक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल में नौकरी देनी पड़ेगी, पीएससी सीएससी पे इनको नौकरी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि हम नया सिलेबस जारी करते हैं, बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, है ना, बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, जॉब नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सोच करके आप कह सकते हो कि ईएसबी बिल्कुल भांग धतूरा खा करके उसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए गाइस, जहां 150 क्वेश्चन होते थे वहां पर ईएसबी ने कितने क्वेश्चन कर दिए, 100 क्वेश्चन का पीएनएसटी का आपका पेपर कर दिया, जीएनएसटी का पेपर कर दिया। टोटल मार्क्स दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, कितने दिए हुए हैं, 100 नंबर का पूरे पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें नो माइनस मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले भी नहीं होती थी, पहले होती थी क्या, नहीं, अभी भी नहीं हो रही। चलिए अच्छा, पेपर का मीडियम कौन सा रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है, पहले भी यही होता था, कोई चेंजेस है क्या, नहीं। चेंजेस यहाँ पर एक ये किया है, किसका, क्वेश्चंस का। पहले 150 क्वेश्चन होते थे, अब कितने होंगे, 150 की जगह ओनली 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, अब कितना होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। आगे चलिए, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और चैप्टर। अब यहाँ पर जो व्यापम ने दिया है, अभी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ गाइस, पहले तो आपको मैंने बता दिया 30-30 नंबर का होता था, हर एक चैप्टर से अलग वेटेज था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो फिजिक्स में कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स फिजिक्स से रहेंगे। टोटल फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं, ये ओनली मैं 12th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 11th का कुछ दिया नहीं है। 12th वो भी कौन सा, एमपी बोर्ड, कौन सा हो जाएगा ये, एमपी बोर्ड हो जाएगा। अब एमपी बोर्ड में 12th के फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से आपके कितने नंबर आने वाले हैं, 20 नंबर आने वाले हैं, ये सब। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे आता है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिलाकर के
जो टोटल मार्क्स रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे कितने हैं, 20 नंबर से 20 नंबर। अच्छा इसमें चैप्टर कितने हैं 12th के, इसमें 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर से आपके 20 मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी की अगर बात करें, बायोलॉजी से अगेन 20 नंबर का रहेगा। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर से कितने आने वाले हैं, 20। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में वापस से 20 नंबर का आएगा। टोटल चैप्टर कितने हैं, 6। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, उसके बाद में बायोलॉजी में 13 चैप्टर है, इंग्लिश में 6 चैप्टर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब में, अच्छा जीके भी है, ये नया जोड़ दिया, न्यू एडिशन। किसका न्यू एडिशन वैल्यू किसकी है, व्यापम की। व्यापम ने सोचा कि नया कुछ करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहती है व्यापम, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर अगर व्यापम की जीके की बात करें तो जीके यहाँ पर 20 नंबर्स का है, और यहाँ पर टोटल चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो 8 चैप्टर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर चैप्टर्स देखे जाए, जहाँ पहले बायोलॉजी में कितने थे, 2 पार्ट हुआ करते थे, बॉटनी और जूलॉजी। जिस कैंडिडेट का बायो स्ट्रॉन्ग है, बायो बैकग्राउंड से आते हैं, उस कैंडिडेट का तो आपने क्या कर दिया, उसका तो आपने पूरा बेसिक बर्बाद कर दिया। 60 नंबर का जहां 30-30 मिलाकर के 60 नंबर हो रहा था, अगर वो कैंडिडेट 60 में से 50 भी स्कोर कर रहा है, 50 इसमें स्कोर कर रहा है, बाकी 3 सब्जेक्ट में बाकी 50 स्कोर कर रहा है, तो 100 नंबर में सिक्योर सिलेक्शन था। आपने उस कैंडिडेट को तो यहीं पर बाहर कर दिया। फिर आप इसमें आर्ट्स वाले कैंडिडेट को भी ले लो, कॉमर्स वालों को भी ले लो, सब तो दे सकते हैं। 20 नंबर का है, 20 नंबर का वो भी बायो पढ़ लेंगे। फिर जीएनएसटी पीएनएसटी का मतलब क्या रहा, क्लियर। तो इसमें इन्होंने ये गलती तो ये की कि बायो को, बायो बैकग्राउंड के लिए आप ले रहे हो, बायो आपको टेक्निकली जरूरी है, उसमें आपने बायो को ही कम कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2 सब्जेक्ट की, हिंदी सॉरी जीके और इंग्लिश की। तो इंग्लिश में काफ़ी कम चैप्टर है, 6 चैप्टर है, और इस 6 चैप्टर में से 20 नंबर आपको लाना है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो आप, आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। अब ये तो सबके लिए नया है, सारे कैंडिडेट्स के लिए जीके। तो जीके में अभी व्यापम में भी हमारी बात हुई है, डीएमई में भी हम गए थे, तो उन्होंने हमसे बोला है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मे भी इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा। मेल भी किया है व्यापम में, रिप्लाई अभी तक कुछ आया नहीं है, वहाँ मैडम से भी जाकर के बात की हमने, तो उन्होंने बोला है कि ये चेंज हो सकता है, कंफर्म ये नहीं बोला है, पर उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए, सिलेबस चेंज हो सकता है। तो हम वेट करते हैं 8 से 10 तारीख तक, मे भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया, टोटल कितना हो रहा है सब कुछ हमने बता दिया। 100 नंबर का ये हो रहा है, 100 नंबर में आपके 100 टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, 14 + 24 13 × 26, और जोड़ लीजिए इनको सब कितना हो जाएगा, 14 × 20 30, 30 और 8 30 हो जाएंगे ना, 10 20 30 और 40 40 48 और 3 51 टॉपिक्स है, आपको 100 नंबर में पढ़ना है, आपको डिवाइड करना है। इसमें से आप अभी ये सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। आपको जो पढ़ना है वो आप जो पूरे साल से तैयारी करते आ रहे हो, जो अभी तक आपने पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इसी को आपको पूरी तरह से रिवीजन करना है, जितना आपने अभी तक पढ़ के रखा है। 1 साल से आप पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, इसी का कंप्लीट रिवीजन कीजिए। उसके बाद में अगर 10 से 15 तारीख तक में अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, ये तो आपका अभी 10 से 15 तारीख तक आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनने पहले से पढ़ा रखा है, रिवीजन 1 बार 2 बार कीजिए, जहाँ पे कुछ डाउट लगे तो आप डाउट क्लियर कीजिए। उसके बाद में अगर 15 तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, देन आप जीके उठाइए, क्योंकि आप भी जानते हो या तो अभी से जीके पढ़ोगे तो भी उतना ही है, और लास्ट के 10 डेज पढ़ोगे तो भी उतना ही है। एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे, जितना दिया है सब कुछ पढ़ लेंगे। क्लियर गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 दिन में जितना इन्होंने दिया है इतना क्लियर किया जा सकता है। तो अभी आपका क्या होना चाहिए, टारगेट ये जितना दिया है इसको कंप्लीटली रिवीजन करना, क्योंकि व्यापम का भरोसा नहीं कब चेंज करना। जीके के पीछे दौड़ोगे, हो सकता सिलेबस चेंज हो जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, अभी इन 4 सब्जेक्ट पे फुली फोकस करो, और इसी को क्या करना है, अपने को तैयार करना है, क्योंकि यही आने वाला है।
क्योंकि पीएनएसटी में अभी तक यही हुआ है। क्लियर गाइस? अब इसके बाद में हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ देखिए फिजिक्स, सबसे पहले हमने फिजिक्स को लिया है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के नाम से आप जानते हैं। भौतिक में क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, 12th का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें कूलाम का नियम आप पढ़ते हो, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/q1 इंटू q2 यही पढ़ते हो। तो मैं अगर बात करूँगा विद्युत आवेश की बात करते हैं, इसमें फिजिक्स का फर्स्ट शिफ्ट कूलाम का नियम है, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सब किसमें पढ़ते हो आप? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंतर्गत पढ़ते हो, पहला टॉपिक। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव क्या होता है, धारिता क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में दूसरा टॉपिक। तीसरा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम, रेजिस्टेंस, इसका मात्रक किस पर डिपेंड करता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सब कुछ आप किसमें पढ़ते हो? तीसरे में पढ़ते हो, विद्युत धारा में पढ़ते हो, तीसरा। इसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें है चैप्टर 4 में है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपने फ्लक्स वाला एग्जांपल देखा होगा। फ्लक्स में अगर धारा प्रवाहित किया तो उसके साइड में भी क्या हो जाती है? धाराएं या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, ये आपने किसमें पढ़ा होगा? चुंबकीय प्रेरण पढ़ा होगा। उसके बाद में 7वें नंबर में आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बाद में आपका आता है चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर कौन सा है? 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर 10 में आता है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। गतियाँ या ध्वनि की बात करूँ या जितने भी आपके यंत्र होते हैं उनकी बात करें तो वो तरंग जितनी भी होती है, अल्फा बीटा गामा, है ना, तरंगों के बारे में पढ़ना है आपको, ये हो जाएगा। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, चैप्टर नंबर 11 में हो जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स आपको 11th में पढ़ना है। उसके बाद में 12th में आपको क्या पढ़ना है? परमाणु पढ़ना है, एटम्स, कणाद को, परमाणु कणाद के द्वारा परमाणु की खोज की गई। फिर उसके बाद में आपको जॉन डाल्टन का 1808 का परमाणु मॉडल पढ़ना है, फिर रदरफोर्ड का पढ़ना है ना, फिर नील्स बोहर का पढ़ना है। तो ये परमाणु मॉडल्स किस में आ जाएंगे? आपके 12th चैप्टर में आ जाएंगे। फिर नाभिक पढ़ना है आपको, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स को किसमें पढ़ना है? 14 नंबर के टॉपिक में पढ़ना है। ये तो हो गई गाइस फिजिक्स की बात। टोटल फिजिक्स में आपको 14 टॉपिक्स पढ़ना है और 14 टॉपिक्स में ये इतना सब कुछ दिया हुआ। आप 12th पढ़ करके आए हो, 12th में ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास में रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है। आपने 1 साल से कोचिंग में भी आप लगातार बैठे हो, कोचिंग भी आप कर रहे हो, तो कोचिंग में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। बस आपको अपनी नोट्स को उठाना है और नोट्स को उठा करके इनको अपना क्या करना है? रिवीजन करना है। एग्जाम तक आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है? तो केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या आएगा? सबसे पहले विलियन सॉल्यूशन। अब विलियन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, संतृप्त, अतिसंतृप्त, असंतृप्त विलियन है। सार्वत्रिक विलायक किसको बोला जाता है ना। तो विलियन मतलब कि आप जो जूस वगैरह पीते हो कैसा विलियन है, तो मतलब यही मान के चलो विलियन सॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में वैद्युत रसायन को पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है आपको। दूसरे रासायनिक बल गतिकी को पढ़ना है आप, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ना है आपको। उप सहसंयोजन यौगिक को पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना है आपको। तीसरा हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ना है आपको। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ना है आपको।
चैप्टर 8 में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ना है। फिर उसके बाद में एमीन को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 में एमीन को पढ़ेंगे। और 10 नंबर के चैप्टर में किसको पढ़ेंगे, जैव अणु को पढ़ेंगे। तो ये किसमें हो गए, आपके केमिस्ट्री में हो गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के बाद में थर्ड नंबर का, थर्ड बायो की बात करें कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। बायो की अगर बात की जाए तो बायो में गाइस आप देख रहे हो कि बायो में फर्स्ट चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन, मतलब मैं ये कहूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्प के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो सब इसी में पढ़ना है। पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, मानव जन्म के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स पूरा जन्म स्वास्थ्य पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्शन हेल्थ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत, मतलब जेनेटिक्स के जितने भी आप नियम हैं, चाहे मेंडल्स के नियम की बात करूं, वो सब आपको किस में पढ़ना है, वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको पढ़ना है। उसके बाद में वंशानुगति का आणविक आधार पढ़ना है आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये पढ़ना है। डेवलपमेंट विकास आपको पढ़ना है, इवैल्यूएशन। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य तथा रोग आपको पढ़ना है, मानव के शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किसी की आंखें पीली दिखाई दे रही है, किसी का शरीर सूख रहा है ना, किसी का गला बड़ा हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रोग, किसी की आंखें नीली हो रही है ना, तो ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। मैं कहूँ किसी को कैंसर हो रहा है ना, ल्यूकेमिया हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, पॉलीसाइकेमिया हो रहा है, तो विटामिन की कमी से हो रहा है रोग है ना, वसा की कमी से हो रहे हैं, प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको किसमें पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य और रोग में आपको पढ़ना है। उसके बाद में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ना है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरियाज है वो मानव के लिए कैसे उपयोगी है वो पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी ने कितना विकास कर लिया है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है ताकि लोगों को क्या हो, फायदा हो। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग पढ़ना है आपको। उसके बाद में जीव और समष्टि आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है। उसके बाद पूरा इकोसिस्टम आपको पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी तो आपने पढ़ के ही आए होंगे। अब जैव विविधता, भारत में क्या है, जैव विविधता वाला देश है सबसे ज़्यादा। जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है ना सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। क्लियर है गाइस, सॉरी नीलगिरी पर, नीलगिरी है ना, नीलगिरी में सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाती है। साइलेंट वैली भी में पाई जाती है। क्लियर हुआ। तो ये किसका हो गया गाइस, यहाँ पर ये हो गया आपका बायो। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की। अब इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, तो इंग्लिश में आप जानते हो कि ओनली 6 टॉपिक्स हैं, गिने चुने 6 टॉपिक्स हैं, और ये 6 टॉपिक्स में आपके 20 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 6 टॉपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर करना है। हो सकता है पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दे, ऐसा नो पैसेज देंगे, पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन देना रहेगा। अगर 5 क्वेश्चन आप पढ़ करके बना रहे हो, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 5 नंबर आपके इससे हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा है, पढ़ के उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन के आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरी चीज, वोकेबुलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत शब्द के बारे में आपका आ जाएगा। क्लियर है। वर्ड फॉर्मेशन, परफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय सामने लगाने से और पीछे लगाने से कैसे अर्थों में चेंजेस होता है, तो उसके बारे में ये आ जाएगा। उसके बाद में ग्रामर एंड यूजेस की अगर बात करें, ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो आर्टिकल्स है, ए इन द है, ए इन द हो जाएंगे आर्टिकल्स में। उसके बाद में एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब है। टाइम एंड टेंस, यहाँ जानते हो कि टेंस है, टोटल 4 टेंस, हर एक का 3 प्रकार, 3 के कितने हो जाएंगे, 12 टेंस।
क्लियर, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट। सबके 3 टाइप हो जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबके 3 मिलाकर के कुल आपको यहाँ पर 12 टेंसेस पढ़ने। क्लियर, 12 टेंसेस में भी कंटिन्यूसली ज़्यादा पूछा जाता है, तो कंटिन्यूसली आप पढ़ सकते हैं। प्रीपोजिशन से है, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजेस वर्ब है, और ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग है इसमें। फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। हो सकता है आपको एरर निकालने के लिए दे दे, कुछ चेंजेस करने के लिए दे दे, एक इसमें हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद में वॉइस है, वॉइस में वही आएगी आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है आपको। क्लियर, राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो ये मान के चलिए कि क्या हो जाएगा, एक्टिव और पैसिव हो जाएगा। उसके बाद में नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाएगा इसमें। फिर डिग्रीज है, सुपरलेटिव है। डिग्रीज 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर उसके बाद में कंपैरिजन है। सेंटेंस टाइप हो जाएगा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। सेंटेंसेस की अगर बात करें तो सिंपल फॉर्म होता है, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इसमें आपको सेंटेंस पहचानने के लिए या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए दिया जाएगा। सेंटेंस में अगर कॉमन एरर है तो उसको आपको पता करना है। उसके बाद में अगर बात करें तो स्पेलिंग्स के लिए ब्रिटिश पैटर्न पर स्पेलिंग विल बी फॉलो, मतलब स्पेलिंग्स आपको चेक करने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड सही है। स्पेलिंग की अगर बात करेंगे कि मैंने जैसे कुछ भी लिखा, फॉलो लिख दिया है ना, अब मैंने फॉलो लिखा, सही है, अब मैं इसमें फॉलो को कर देता हूँ, ये भी सही है। तो इसमें हो सकता है मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको स्पेलिंग चेक करना रहेगा कि स्पेलिंग में एरर तो नहीं है। तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे हैं। कितने हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। 20 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने कितने लिए, 5 क्वेश्चन हो गए। वोकेबलरी और इसमें क्या है, सरफेस, इससे हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से 1 आध पूछ लेगा, परफिक्स, सफिक्स से 1-2 पूछ लेगा, तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। ग्रामर में आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल से भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से हो गए, प्रीपोजिशन वगैरह सब मिलाकर के आर्टिकल से हो जाएंगे। उसके बाद में सेंटेंस अगर वाइज की बात करें तो ये जनरली 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, जनरली 3 से 4 क्वेश्चन। डिग्रीज की बात करें और कॉमन एरर की बात करें, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। स्पेलिंग चेक से आने ही वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 13 14 15 16 17 18 19, एक आध क्वेश्चन आपका इसी में पड़ जाएगा। तो गाइस इस टाइप से इसमें इंग्लिश में आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं जो जीके का पोर्शन है, क्योंकि इस साल जीके ये नया है, व्यापम में तो थोप दिया, पढ़ते रहिए आप, भले ही साल से तैयारी कर रहे हो, है ना। जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कंटिन्यूअसली तैयारी उसकी चल रही है, वो इस सब को पढ़ रहा है। अब वनडे एग्जाम ले रहे हो, नर्सिंग में इसकी क्या ज़रूरत है। हो सकता है भैया कि नर्सों को भी ये पता होना चाहिए, बोला होगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपने स्ट्राइक कर दी हो एनएचएम में, या जितने भी स्टाफ नर्स हैं उनको पता नहीं होगा गवर्नमेंट में क्या चल रहा है ना। मोदी जी कौन है, प्रधानमंत्री है या नहीं है। हो सकता है मोदी जी कहाँ जा रहे हैं व्यापम को पता नहीं होगा। हो सकता है अपने यादव जी, है ना, उनके बारे में पता नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना अपन करंट अफेयर इसमें डाल दिया जाए, है ना, जनरल स्टडीज डाल दी जाए, जीके डाल दिया जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको पढ़ते रहें। तो यहाँ पर जीके की बात करें तो इसमें वेटेज जो दिया गया है 20 नंबर्स का दिया गया है। 20 नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है गाइस, है ना, अब पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट अफेयर, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। मतलब इसका सीधा सा कहना ये है, कहीं पर बाढ़ आ गई, जैसे केरला में भी वायनाड में बाढ़ आई हुई है ना। दूसरा, दिल्ली में आप जानते हो बेसमेंट में लाइब्रेरी में 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे, भविष्य के फ्यूचर के आप आईएएस कह सकते हो उनको, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और क्या हुआ कि बाढ़ में बेसमेंट में बैठ करके बाढ़ का पानी वहाँ पर चला गया, पानी अधिक आया तो बेसमेंट में पानी पहुँच गया और उसमें क्या हो गई, वो निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी कोचिंग जो है, चाहे मैं दृष्टि आईएएस की बात करूं, दृष्टि आईएएस के 20 सेंटर्स जो है उनको क्या कर दिया गया है, एमसीडी द्वारा, नगर निगम दिल्ली के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। भोपाल में भी 1-2 कोचिंग है ना, उनको भी क्या कर दिया गया, एमसीडी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा उन कोचिंगों पर कार्रवाई की गई और उनको बंद कर दिया गया। तो और क्या होगा, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, आप जानते हो संसद भवन में पानी आ रहा है ना,
ये भी न्यूज़ है। हमारे मोदी जी बाहर फॉरेन में गए, मणिपुर गए, है ना, अमेरिका गए, तो ये क्या हो जाएंगे, करंट अफेयर के मुद्दे हो जाएंगे। दूसरा, सीरिया का युद्ध चल रहा है, तुर्की का चल रहा है, हमास का चल रहा है, तुर्की और हमास का चल रहा है, इजराइल और हमास का चल रहा है, ये सारे फिलिस्तीन और हमास, फिलिस्तीन और आपका इजराइल का चल रहा है। उसके बाद में यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, ये सब। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरनेशनल। उसके बाद में फिर इंटरनेशनल में और क्या आ जाएगा, तो यहीं पर अगर मैं बात करूं, जितने भी आपके खेल हो रहे हैं, अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, ये सारे पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भाकर ने अभी उसमें कांस्य ब्रॉन्ज जीता है ना? तो ऐसे ही शूटिंग में है ना, तो ये मान के चलिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामले हो जाएंगे। फिर अभी वर्ल्ड कप हुआ है, हमारा वर्ल्ड कप जीते हैं, पेरिस ओलंपिक हो गया, फिर आपके टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम है वो हो गए। वो सब हमको किसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। कौन से किसको मंत्री बनाया गया, जितने भी हमारी कैबिनेट है 2024 की, वो हमें याद रखना है। उसके अलावा और क्या पढ़ना है इसमें, तो मैं इसमें और क्या कह सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनको पढ़ना है ना, क्या उन्होंने नई घोषणाएं की है वो पढ़ना है, कि कौन से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया वो पढ़ना है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, करंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी की सारी किसमें आ जाएगी, समसामयिक घटना में आ जाएगी। ये आपको इसमें। दूसरा, यहाँ पर भारत के इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। गाइस, यहां पर भारत के इतिहास की बात करें। अब व्यापम ने भारत का इतिहास इसमें डाल दिया, जो आपने 10th के बाद में इसको छोड़ दिया था। 11th तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, 10th तक आपने सोशल साइंस में खूब पढ़ी होगी, है ना। बाबर पढ़ा होगा, अकबर पढ़ा होगा, हुमायूं पढ़ा होगा, शेर शाह सूरी पढ़ा होगा, आदि मानव पढ़े होंगे, निग्रो था, कोई क्वाड ज्वाइंट था, ऑस्ट्रेलाइट था, है ना, वो पहले बंदर की तरह चलता था, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ होमो सेपियंस के युग में, खूब पढ़ा होगा आपने। परंतु व्यापम ने इसको डाल दिया भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, चलो ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो समझ में आता है कि भारत को स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आंदोलन करने पड़े। तो मैं कहूंगा कि 1857 से स्टार्ट होते हैं सब आंदोलन। 1857 की क्रांति पहली थी, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो कौन कौन से आंदोलन करने पड़े, फिर महात्मा गांधी आए, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए। 1917 की बात करें, 1922 की बात करें, 1932 की बात करें, 1930 की बात करें, है ना। तो ये सारे आंदोलन, चलो ठीक है, इसमें समझ में आता है कि ये ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसमें इतिहास की बात करें कि भैया भारत का इतिहास पढ़ना है, अब उसमें एंशिएंट पढ़ना है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्टोरिक। तो मतलब प्री हिस्ट्री में आदि मानव का पूरा समय हमें पढ़ना है। तो क्या साहब इतना पूरा पढ़ेंगे क्या? तो भारत के इतिहास में पूरा एंशिएंट की बात करें तो वहाँ से पूरा लेकर के आदि मानव से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है हमें, एंशिएंट एडम से लेकर के मानव ने कब आग की खोज की, आग की खोज हुई तो फिर कैसे रहने लगा तो फिर उसने खेती कब की, कहाँ पर खेती की। आप जानते होंगे कि पहली खेती के साक्ष्य जो मिले हैं हमें आदमपुर से मिले हैं, यही नर्मदा सोन वाला क्षेत्र है ना, यहीं पर। फिर पहली बार साक्ष्य कहाँ मिले हैं, है ना, पहली बार खेती कहाँ की गई, पहली बार क्या किया, ये सारा हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद में हम चलेंगे वैदिक युग में, वेदों की रचना किसने की, कितने वेद है, पुराण कितने हैं, उपनिषद, शास्त्र, है ना, फिर कल्प, निरुक्त, छंद, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा, उपनिषद में। वेदांग जिसको हम बोलते हैं, पुराण की बात करेंगे, 18 पुराण, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण किसने किया है। उसके बाद में हम रामायण महाभारत भी इसी में आ जाएगा, इसी से तो हमें जानकारी मिलती है, इसके अलावा कहीं जानकारी मिलेगी क्या, नहीं। तो इन्होंने पूरा का पूरा इतिहास डाल दिया, जिसके कि इतिहास के ही 3 पार्ट होते हैं, वो पूरा इतिहास उन्होंने डाल दिया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे, ये तो हो गई इतिहास की बात, है ना, एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, और उसके बाद में मॉडर्न इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय व संसार का भूगोल। अरे भाई साहब, आप मुझे एक बात बताओ, व्यापम में बैठने वाले, कि आपने यहाँ पर भारतीय व संसार का भूगोल डाल दिया, मतलब भारत का भूगोल तो आप पढ़ो, कहाँ पर नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ झील है, कहाँ तालाब है, कहाँ पर्वत ऊंचा है जैसे धूपगढ़, पचमढ़ी, कहाँ अरावली, कहाँ विंध्याचल, कहाँ सतपुड़ा, है ना। ये सब आपने भारत में तो डाल ही दिया। साहब बात पूछ रहे कि संसार का भी भूगोल आपको पता होना चाहिए। अरे साहब, संसार में एटलस पर्वत बताए आपको, एंडीज पर्वत बताए आपको, ड्रेकन्सबर्ग बताए, जीडीआर बताए,
अब ये इसमें एमपी का एग्जाम है, अब उसमें आप डाल रहे हो संसार का भूगोल, ठीक है भाई। सुपेरियर लेक पढ़ाएंगे आपको, सबसे ऊंची पीक पढ़ाएंगे, सबसे ऊंचा एंजल वाटरफॉल पढ़ाएंगे। थोड़ा सोचना चाहिए था कि इसमें भारत का भूगोल तो ठीक है, भारत के लिए पढ़ लेंगे भाई, है ना। संसार का भूगोल डालने की क्या जरूरत थी, संसार का भूगोल विश्व भूगोल डाल दिया, वर्ल्ड जियोग्राफी, है ना। उसके बाद में भारत और संसार का क्या दिया, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल आदि। जब इसमें लिख दिया था भारत का भूगोल लिख दिया, फिर उसके बाद में आर्थिक भी पढ़ो, अर्थव्यवस्था के मामले में कितना है, संस्कृति सामाजिक कैसा है वो पढ़ो। उसके बाद में और क्या, भूगोल में और आदि लगा दिए कि भैया इसके अलावा भी अगर कुछ छूट जाए उसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। 1 महीने में आप यूपीएससी क्रैक करवा लो, ऐसा नो। यूपीएससी में भाई इतना है ना, यूपीएससी क्रैक करवा लेते आप, जब इतना ही आपको पढ़वाना है कि बच्चों अब इतना पढ़ लेना, तो और एक तो सब्जेक्ट और डाल देते इसमें, वो भी पढ़ लेते ना बच्चे, पढ़ लेते, है ना। तो इसमें भारत में हम अगर ये रहा सिलेबस, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय व संसार का भूगोल, या मैं इंडियन जियोग्राफी की बात करूं तो इंडियन जियोग्राफी में आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत के नाम वगैरह के बारे में जानेंगे कि भारत का नाम क्या रहा, भारत का इतिहास क्या है, कैसे इसका भारत का नाम पढ़ा। उसके बाद में यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे नेशनल पार्क पढ़ेंगे, भूगोल में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 नेशनल पार्क है ना। उसके बाद में झील पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, कौन सा सबसे डाउन है, ये पढ़ेंगे। कौन सी नदी कौन से स्टेट से निकलती है, वैसे भी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ये सालों नदियों के बारे में यहाँ पर हमें जानना है। जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं सबसे याद है ना, नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गई, रिवर के बाद में स्टेडियम पूछे जाएंगे आपसे, फेमस पर्सन्स पूछे जाएंगे आपसे, और कौन सा डैम कौन सी नदी पर है ये पूछा जाएगा, कौन सी किसकी सहायक नदी है ये पूछा जाएगा, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है ये पूछा जाएगा, कौन से स्टेट का कौन सा मुख्यमंत्री ये पूछा जाएगा, मतलब कौन से स्टेट की सीमा कौन से स्टेट से लगती है ये पूछा जाएगा, इंडिया में कौन कौन से देश से बाउंड्री बनाते हैं ये पूछा जाएगा। क्लियर, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड 4th नंबर में भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार। बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा पॉलिटी डाल दिया साहब। उसके बाद में पंचायती राज डाल दिया गया, है ना, पंचायती राज, सार्वजनिक, धाराएं, मुद्दे, अधिकार सब डाल दो, ये पूरी की पूरी पॉलिटी डाल दी। संविधान, भारत का संविधान क्या है, 2 बताओ संविधान क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पूरा का पूरा संविधान पढ़ाने में या पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं साहब, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने में ही पूरा साल निकल जाता है पन्ने पलटाते हुए। आप कह रहे हो 1 महीने में इसको पढ़ लेना साहब, पूरा का पूरा संविधान पढ़ना है। संविधान में टोटल अनुच्छेद 422, पहले कितने थे, 322। तो वो संविधान में इसको आपको पढ़ना है। अभी तो 464 के आसपास संविधान में हो गए होंगे, 20 भाग से 22 भाग हो गए। कैसे, इसको आपको संविधान में पढ़ना है। भारत का नाम, भारत का राष्ट्रपति का आर्टिकल पढ़ना है, प्रधानमंत्री का आर्टिकल पढ़ना है, के कौन से नंबर में ये पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, ये सब किसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। राज्य बनाया गया कैसे, नाम में संशोधन होता है, आर्टिकल 368, इसको पढ़ना है। संचित निधि आपको पढ़ना है, ये सब किसमें आ जाएगा साहब, इसमें आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यिकी। उसके बाद में सामाजिक क्षेत्र में पहले आ गई, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक इशू, आर्टिकल्स एंड राइट्स, इसमें आपको पढ़ना है। क्लियर है गाइस। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्या है और देखते हैं थोड़ा, और आगे क्या दिया हुआ है 6 नंबर के पॉइंट में। पर्यावरण पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंट पढ़ना है, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, रसायन विज्ञान आधारित मुद्दे। पर्यावरण को ठीक है साहब पढ़ लेंगे, जनरली हम पर्यावरण में ही। जैव विविधता पढ़ना है, ठीक है साहब, इसमें भी जैव विविधता कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्यों खतरा है, ये सब पढ़ लेंगे। मौसम बदलाव क्यों हो रहा है, इसको पढ़ लेंगे, है ना, डाइवर्सिटी। सामान्य विज्ञान आधारित मुद्दे, भाई विज्ञान तो हम पढ़ ही रहे हैं, 2 साल से हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, और आपने लास्ट में बोल दिया विज्ञान आधारित मुद्दे, विज्ञान पे आधारित मुद्दे अभी डाल रहे हो। उसके बाद में 7वें नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। अरे यार साहब, आप हमें एक बात बताइए, व्यापम में जो बैठे हुए हैं, आपने पूरा ऊपर भारतीय भूगोल डाल दिया, वर्ल्ड जियोग्राफी डाल दी,
उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास डाल दिया, मध्य प्रदेश के इतिहास के बाद में उसका भूगोल भी डाल दिया, उसकी राजनीति भी डाल दी। ये तीनों को अगर अच्छे से पढ़ा जाए ये तीन सब्जेक्ट मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, इन्हीं को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो कितना समय लग जाएगा, पूरा साल तो इसी में निकल जाएगा साहब। 3 महीने लग जाएंगे पढ़ने में, है ना। और आप चाहते हो इसको 1 महीने में कंप्लीट किया जाए। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास भी पढ़ना है आपको, कि मध्य प्रदेश ने कितना लोन लिया, कहाँ से लिया, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन किया, कितने एम्प्लॉय की सैलरी हुई, कितने ने प्रोग्रेस की, कितने मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते। ये सब किस में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। बताओ आप, ये कौन बोल रहा है व्यापम। तो जहाँ तक ये सिलेबस में ये दिया हुआ है ये गलत है, और ये देखना आप, ये चेंज हो जाएगा, ये होना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि ये एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो ऐसा व्यापम को नहीं करना चाहिए, ताकि सडनली 1 महीने में जो सब्जेक्ट पूरे साल में कंप्लीट नहीं होता है उसको आप 1 महीने में कंप्लीट करने की बात कर रहे हो। कोई कैंडिडेट अगर पीएनएसटी का माइंडसेट करके बैठा हुआ है कि हाँ मैं यही सिलेबस है, इसी को मैं पढ़ूंगा, आप आकर के 1 महीने में इसको चेंज कर दे रहे हो, ये ऐसा पॉसिबल है क्या गाइस? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सिलेबस क्या होगा, अब देखो 10 से 14 तारीख तक हम देखते, 10 तारीख तक देखते, मे भी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जितने भी स्टाफ नर्स बने उनको नॉलेज किसकी हो, वातावरण की, यही चाहते हो आप, आई थिंक। इसीलिए आपने सिलेबस में क्या किया है, ये डाल दिया है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र होकर के गाइस सभी लोग क्या करें, अपना जो मेन टेक्निकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करें और उसको बार बार रिवीजन करें। जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं उसको अगेन आप क्या करें, रिवीजन करें उसका, क्योंकि ये तो सिलेबस होगा चेंज, व्यापम ने कहा है हो जाएगा, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा। इसमें आप नोट डालें, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, इसको 1 महीने से सिर्फ इसके टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं, इसको एक जनरली इंट्रो किया जा सकता है, ऊपर से इसको पढ़ा जा सकता है। बाकी जितना इन्होंने सिलेबस में लिखा है, और यही सेम सिलेबस किसका है गाइस, आपका एएनएम का भी। मैं भी बात की कि ये सेम किसका है, एएनएम का भी है। अब तो देख लो आप, एक तो हो गया एएनएम वालों को यही पढ़ना है, पीएनएसटी को यही पढ़ना है। अब हो सकता है इसके बाद में भी आजकल में सब इंजीनियर, परसों है ना, कल की बात है, कल सब इंजीनियर की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है ना, तो सब इंजीनियर में भी हो सकता है इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, कहना टेक्निकल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नर्सिंग की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे टेक्निकल की जरूरत नहीं है, आप उसको चेंज कर दो, चल जाएगा। परंतु नहीं, ये क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी इनकी साइड बंद हो गई है ईएसबी की, है ना। अभी जो अतिथि शिक्षक थे, संविदा कर्मचारी थे, उनके लिए फॉर्म आए थे, तो इन्होंने क्या किया, साइड में मेंटेनेंस काम चालू कर दिया बेचारे। वो हर दिन पेपर में छप रहा है, दैनिक भास्कर में, अतिथि शिक्षकों की, संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। अब भाई ये चाहते ही नहीं है नौकरी दे, इतने लोग हैं, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, नौकरी तो दे। 2022 पेपर होता है, 23 में पेपर होता है, फिजिकल 24 में भी नहीं करवा पा रहा है, 1 साल हो जा रहा है पूरा। बताओ, ऐसे तो एमपी गवर्नमेंट चला रही है। चलो कोई नहीं। तो गाइस आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जैसा भी होगा अगर जीके जीएस रहा तो हम इसको भी पढ़ेंगे, परंतु अभी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने मेन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उन पे ध्यान रखें, उनको आप क्लियर करें। उसके बाद में हम 10 तारीख के बाद में देखेंगे, 10 तक अगर चेंज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको भी पढ़ना स्टार्ट करें। क्लियर गाइस? चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।